हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज मैं आपको जो है आज संविधान का जो सीरीज शुरू चल रही है उसमें जो है मैंने बात की थी जो है संवैधानिक इतिहास में जो है अब हम आज बात करेंगे अंग्रेजी शासन की। तो अंग्रेजी शासन, अंग्रेज भारत में व्यापारी बनकर आए थे। 31 दिसंबर सन 1600 के चंद व्यापारियों द्वारा बनाई गई ईस्ट इंडिया कंपनी के महारानी एलिजाबेथ के से शाही चार्टर प्राप्त कर लिया गया था। उस चार्टर के द्वारा कंपनी को आरंभ में 15 वर्ष की अवधि के लिए भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ क्षेत्रों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दे दिया गया था। उसमें कंपनी का संविधान, उसकी शक्तियां तथा उसके विशेषाधिकार निर्धारित किए गए थे। औरंगजेब की मृत्यु सन 1707 के बाद कमज़ोर पड़ते हुए केंद्रीय प्राधिकार मुगल साम्राज्य के विघटन और पूरे देश में गड़बड़ी के हालात का लाभ उठाते हुए कंपनी धीरे धीरे प्रभावी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आई। सन 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ प्लासी की लड़ाई में कंपनी की विजय के साथ इसकी पकड़ और भी मजबूत हो गई और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का एक्ट भारत के संवैधानिक इतिहास में विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण के प्रयासों की शुरुआत की थी। कंपनी के शासनाधीन क्षेत्रों का प्रशासन अब कंपनी के व्यापारियों का निजी मामला नहीं रहा। सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में भारत में कंपनी के शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। चार्टर एक्ट 1833 भारत में अंग्रेजी राज के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम धुंधले से संकेत 1833 के चार्टर एक्ट में मिलते हैं। इस एक्ट के अंतर्गत सपरिषद गवर्नर जनरल के विधि निर्माण अधिवेशनों तथा उसके कार्यपालक अधिवेशनों में अंतर करते हुए भारत में अंग्रेजी शासनाधीन क्षेत्रों के शासन में संस्थागत विशेषीकरण का तत्व समाविष्ट किया गया। भारत में अंग्रेजी शासनाधीन सभी क्षेत्रों में संपूर्ण सिविल तथा सैनिक शासन तथा राजस्व की निगरानी, निर्देशन और नियंत्रण स्पष्ट रूप से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन काउंसिल यानी सपरिषद भारतीय गवर्नर जनरल को सौंप दिया गया। इस प्रकार गवर्नर जनरल की सरकार भारत सरकार और उसकी परिषद भारत परिषद के रूप में जानी गई। इस एक्ट के द्वारा विधायी क्षेत्रों में भी केंद्रीयकरण आरंभ कर दिया गया। विधायी कार्य के लिए परिषद का विस्तार कर दिया गया। पहले के 3 सदस्यों के अतिरिक्त उनमें एक विधि सदस्य और जोड़ दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन काउंसिल को अब कतिपय प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए भारत में अंग्रेजी शासनाधीन संपूर्ण क्षेत्रों के लिए कानून बनाने की अन्य शक्तियाँ भी मिल गईं। चार्टर एक्ट 1853 का चार्टर एक्ट अंतिम चार्टर एक्ट था। इस एक्ट के अंतर्गत भारतीय विधान तंत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। यदि भारतीय गवर्नर जनरल की परिषद को ऐसे विधायी प्राधिकरण के रूप में जारी रखा गया जो समूचे ब्रिटिश सरकार के विधियां बनाने में सक्षम थी तथा इसके स्वरूप तथा संगठन में अनेक परिवर्तन कर दिए गए, जिससे कि पूरी प्रणाली ही परिवर्तित हो गई। विधायी कार्यों के लिए परिषद में 6 विशेष सदस्य जोड़कर इनका विस्तार कर दिया गया। इन सदस्यों को विधियां तथा जो है विनिमय बनाने के लिए बुलाई गई बैठकों में अलावा परिषद में बैठने तथा मतदान करने का अधिकार नहीं था। यानी जो सदस्य आते थे, जो बैठते थे, उनको मतदान करने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं था। इन सदस्यों को विधायी परिषद कहा जाता था। परिषद में गवर्नर जनरल, कमांडर इन चीफ, मद्रास, मुंबई, कलकत्ता तथा आगरा के स्थानीय शासकों के 4 प्रतिनिधियों समेत अब 12 सदस्य हो गए थे। परिषद के विधायी कार्यों को उनके कार्यपालक अधिकारों के रूप में स्पष्ट रूप से अलग कर दिया गया था। एक्ट की धारा 23 की अपेक्षाओं के अनुसार उनके इस विशेष स्वरूप का बल दिया गया था कि सब परिषद गवर्नर जनरल में निहित विधियां और विनिमय बनाने की शक्तियों का प्रयोग केवल उक्त परिषद की बैठकों में किया जाएगा। 1858 का एक्ट भारत में अंग्रेजी शासन के मजबूती के साथ स्थापित होने के बाद 1857 का विद्रोह अंग्रेजी शासन का तख्ता पलट देने का पहला संगठित प्रयास था। उसे अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय गदर, भारतीयों ने स्वाधीनता के लिए प्रथम युद्ध का नाम दिया। इस विद्रोह ने जिसे
अंततः दबा दिया गया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यवस्था को एक घातक झटका पहुंचा। ब्रिटिश संसद ने कुछ ऐसे सिद्धांतों तक विस्तार पर विचार विमर्श करने के बाद जो नई नीति का आधार होने चाहिए थे, एक नया एक्ट प्राप्त किया। यह एक्ट अंततः 1858 का भारत के उत्तम प्रशासन के एक्ट बना और इस एक्ट के अधीन निर्धारित हो गए। इस एक्ट के अधीन उस समय जो भारतीय क्षेत्रों में कंपनी के कब्जे थे वे सब क्राउन में निहित हो गए और उन पर भारत के लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के माध्यम में निहित हो गए और उन पर भारत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के माध्यम से कार्य करते हुए क्राउन द्वारा उनके नाम सीधे शासन किया जाने लगा। किंतु 1858 का एक्ट अधिकांशतः ऐसे प्रशासन तंत्र में सुधार तक सीमित था जिसके द्वारा भारत के प्रशासन पर इंग्लैंड में निरीक्षण और नियंत्रण किया जाना था। इसके द्वारा भारत का तत्कालीन शासन व्यवस्था में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया गया। भारतीय परिषद एक्ट 1861 इसके बाद शीघ्र ही सरकार ने यह ज़रूरी समझा कि वह भारतीय प्रशासन की सुधार संबंधी नीति का निर्धारण करे या ऐसे साधनों तथा उपचारों पर विचार करे जिसके द्वारा देश के जनमत के निकट संपर्क स्थापित किया जा सके और भारत की सलाहकार परिषद में यूरोपीय तथा भारतीय गैर सरकारी सदस्यों को शामिल किया जा सके। तो सलाहकारियों यूरोपीय परिषद में यूरोपीय तथा भारतीय गैर सरकारी सदस्यों को शामिल किया जा सके ताकि सरकार द्वारा प्रस्तावित विधानों के बारे में बाहरी जनता के विचारों तथा भावनाओं की अभिव्यक्ति यथा समय हो सके। ये जो लिया गया है अब 1861 का भारतीय एक्ट भारत के संवैधानिक इतिहास में महत्वपूर्ण और युगांतरकारी घटना है। यह दो मुख्य कारणों से महत्वपूर्ण है। एक तो यह कि इससे गवर्नर जनरल को अपनी विस्तारित परिषद में भारतीय जनता के प्रतिनिधि को नामजद करके उन्हें विधायी कार्य से संबंध करने का अधिकार दे दिया। दूसरा यह कि उसने गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया, उन्हें बम्बई तथा मद्रास की सरकारों में निहित कर दिया गया। गवर्नर जनरल कार्यपालिका परिषद का विस्तार कर दिया गया, उनमें 1/5 सदस्य सम्मिलित कर दिया गया। उसके लिए न्यायविद होना जरूरी था। विधायी कार्यों के लिए कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 अतिरिक्त सदस्य सम्मिलित किए गए। उनमें कम से कम आधे सदस्यों का गैर सरकारी होना जरूरी था। यदि एक्ट में इसका स्पष्ट रूप से या उपबंध किया गया तथा विधान परिषद के गैर सरकारी सदस्यों में भारतीयों को शामिल किया जा सके। वास्तव में 1862 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने नवगठित विधान परिषद में 3 भारतीयों पटियाला के महाराज, बनारस के राजा असर दिनकर राव को नियुक्त किया गया। भारत में अंग्रेजी राज की शुरुआत के बाद पहली बार भारतीयों को विधायी कार्य के साथ जोड़ा गया। 1861 में के एक्ट में अनेक त्रुटियां थीं। इसके अलावा यह भारतीय आकांक्षाओं को भी पूरा नहीं करता था। इसने गवर्नर जनरल को सर्वशक्तिमान बना दिया था। गैर सरकारी संगठन कोई भी प्रभावी भूमिका अदा नहीं कर सकते थे। ना तो कोई प्रश्न पूछा जा सकता था, ना ही बजट पर बहस हो सकती थी। देश में राजनीतिक तथा आर्थिक स्थिति निरंतर खराब होती गई। अनाज की भारी किल्लत हो गई और 1877 में ज़बरदस्त अकाल पड़ा। इसके व्यापक असंतोष फैल गया और स्थिति विस्फोटक बन गई। 1857 के विद्रोह के बाद जो दमन चक्र चला उसके कारण अंग्रेजों के खिलाफ लोगों की भावनाएं भड़क उठी। इनमें और भी तेजी आई जब यूरोपीय और आंग्ल भारतीयों ने एल्बर्ट विधेयक पर जमकर विरोध किया। एल्बर्ट विधेयक में सिविल सेवाओं के यूरोपीय तथा भारतीय सदस्यों के बीच घिनौने भेद को समाप्त करने की व्यवस्था बन गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो हुआ वो 1885 में हुआ, जो A.O. ह्यूम इसके प्रणेता थे। प्रथम अध्यक्ष बने W.C. बनर्जी। श्री ओम ह्यूम अंग्रेज थे। 28 से 30 दिसंबर 1885 को W.C. बनर्जी की अध्यक्षता में हुए पहले अधिवेशन में कांग्रेस ने विधान परिषदों में सुधार इसके विस्तार की मांग की। इसके बाद कांग्रेस के प्रत्येक अधिवेशन में इस मांग को दोहराया गया। हर वर्ष यह मांग पहले के अपेक्षा जोर पकड़ती गई।
कांग्रेस के विचार में सभी अन्य सुधारों के मूल परिषदों का सुधार था। कांग्रेस के 5वें अधिवेशन में 1889 में इस विषय पर बोलते हुए श्री सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा, यद्यपि आपकी यह मांग पूरी हो जाती तो आपकी यह सभी मांगें पूरी हो जाएंगी। इस पर देश का सूचना समूचा भविष्य तथा हमारी प्रशासन व्यवस्था का भी भविष्य निर्भर है। 1889 में अधिवेशन में जो प्रस्ताव पारित किया गया उसमें गवर्नर जनरल परिषद तथा प्रांतीय विधान परिषदों में सुधार तथा पुनर्गठन के लिए एक योजना की रूपरेखा दी गई और उसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किए जाने वाला बिल में शामिल करने का सुझाव भी दिया गया। इस योजना में अन्य बातों के साथ साथ यह भी मांग की गई कि भारत में 21 वर्ष से ऊपर के पुरुष ब्रिटिश नागरिकों को मताधिकार तथा गुप्त मतदान पद्धति द्वारा मतदान करने का अधिकार दिया जाए। भारतीय परिषद एक्ट 1891 में कांग्रेस ने इस दृढ़ निश्चय को दोहराया जब तक भारत की जनता को उसके निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से विधानमंडलों में अपनी सक्षम आवाज़ उठाने की इजाज़त नहीं मिल जाए तब तक भारत पर अच्छी तरह से शासन नहीं हो सकता। भारतीय परिषद एक्ट 1892 मुख्यतया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1889 में 1891 के अधिवेशनों में स्वीकार किए गए प्रस्तावों से प्रभावित होकर पारित किया गया। 1892 के एक्ट के अधीन गवर्नर जनरल की परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़कर कम से कम 10 तथा अधिक से अधिक 16 कर दी गई। इससे पहले की न्यूनतम संख्या 6 और अधिकतम संख्या 12 थी। इसी प्रकार प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी। परिषदों के उनके विधायी कार्यों के अलावा अतिरिक्त शर्तों तथा प्रतिबंधों के साथ वार्षिक वित्तीय तथा बजट पर विचार विमर्श करने की इजाज़त दे दी गई। परिषदों के सदस्यों को भी कतिपय शर्तों के अधीन विविध नियमों के अंतर्गत लोकहित के मामलों के बारे में प्रश्न पूछने की इजाज़त मिल गई। 1892 का एक्ट निश्चित रूप से 1861 के एक्ट की अपेक्षा एक समुन्नत एक्ट था, क्योंकि इसके द्वारा विधान परिषद में प्रतिनिधि का पुट दे दिया गया था और परिषद के कार्यों का विस्तार करके इसके काम में लगे प्रतिबंधों को कुछ हद तक शिथिल किया गया। परिषद में निर्वाचित सदस्यों यानी परिषद में निर्वाचित सदस्यों के प्रवेश में इनके जीवन में नए सूत्रपात हो गया। स्वराज्य ही लक्ष्य है। कांग्रेस ने 1906 में अधिवेशन में घोषणा की इसका अंतिम लक्ष्य स्वराज है। नरम पंथियों के अनुसार इसका अर्थ यह है कि अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन संसदीय स्वशासन तथा आदिवासियों के लिए स्वाधीनता। इससे इनमें विधान परिषदों के तुरंत विस्तार की मांग की गई ताकि जनता का और अधिक तथा वस्तुतः प्रभावी प्रतिनिधित्व हो सके। देश के वित्तीय तथा कार्यकारी प्रशासन पर और अधिक नियंत्रण किया जा सके। फिर इसके बाद मिंटो मार्लो सुधार हुआ। इसमें एक और राष्ट्रीय आंदोलन में गर्मपंथियों की शक्ति बढ़ती जा रही थी और दूसरी ओर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरमपंथी लोग देश के कार्य संचालन में भारतीयों के और अधिक तथा प्रभावी प्रतिनिधित्व के अनथक अभियान चला रहे थे। इसे देखते हुए तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया लॉर्ड मार्लो तथा तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो ने सुधा मिलकर 1996 और 1908 के दौरान कतिपय संवैधानिक सुधार प्रस्ताव तैयार किए। इन्हें आमतौर पर मिंटो मार्लो सुधार प्रस्ताव कहा जाता है। इनका मतलब था कि विधान परिषदों का विस्तार किया जाए तथा उनकी शक्तियों तथा कार्यक्षेत्र को बढ़ाया जाए। प्रशासकीय परिषदों में भारतीय सदस्य नियुक्त किए जाएं, जहां पर ऐसी परिषदें नहीं हैं वहां पर ऐसी परिषदें स्थापित की जाएं और स्थानीय शासन प्रणाली का विकास किया जाए। भारतीय परिषद एक्ट 1909 देखिए लॉर्ड मार्ले की तथा तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो ने मिलकर सन 1906 से 1908 के दौरान कतिपय संवैधानिक सुधार प्रस्ताव तैयार किए। इन्हें आमतौर पर मिंटो मार्लो सुधार प्रस्ताव कहा जाता है। इनका मतलब था कि विधान परिषदों का विस्तार किया जाए तथा उनकी शक्तियों और कार्यक्षेत्र को बढ़ाया जाए।
प्रशासनिक परिषदों में भारतीय सदस्य नियुक्त किए जाएं। जहां पर ऐसी परिषदें नहीं हैं वहां पर ऐसी परिषदें स्थापित की जाएं जहां भारतीय स्थानीय स्वशासन प्रणाली का विकास किया जाए। भारतीय परिषद एक्ट 1909 के एक्ट के अधीन इसके अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा परिषदों तथा उनके कार्यक्षेत्र का अधिक विस्तार करके उन्हें अधिक प्रातिनिधिक एवं प्रभावी बनाने के लिए उपबंध किए गए। सदस्यों की संख्या दुगनी अथवा दुगनी से ज़्यादा की गई। भारतीय विधान परिषद गवर्नर जनरल की जो है परिषद के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या अधिकतम जो 16 थी 1892 के एक्ट के अधीन से बढ़कर 60 कर दी गई। इसमें प्रशासनिक पार्षद सम्मिलित नहीं थे, वे पदेन सदस्य थे। इस एक्ट के अधीन अप्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांत को मान्यता दी गई, किंतु यह निर्णय किया गया कि भारत की परिस्थितियों में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व जनता के लिए उपयुक्त नहीं है और वर्गों द्वारा हितबद्ध व्यक्तियों के माध्यम से प्रतिनिधित्व देना ही भारतीय विधान परिषदों का गठन करते समय निर्वाचन सिद्धांत को मूर्त रूप जो है देने का ही एकमात्र व्यवहारिक विधि होगी। तथापि निर्वाचित सदस्यों की अनुपूर्ति के लिए सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए तथा गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए नामजदगी का उपबंध बनाए रखा गया, ताकि जिन लोगों को निर्वाचन के द्वारा प्रतिनिधित्व देना अव्यवहारिक प्रतीत होता है था उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जा सके। निर्वाचित सदस्य ऐसे निर्वाचित क्षेत्रों से चुने जाने तथा नगर पालिकाएं, जिला तथा स्थानीय बोर्ड, विश्वविद्यालय, वाणिज्य तथा व्यापार संघ मंडल और जमींदारों या चाय बागान मालिकों जैसे लोगों के समूह ऐसे नियम बना दिए गए जिनमें सभी प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत हो, किंतु केंद्रीय विधानसभा परिषद में सरकारी सदस्यों का ही बहुमत बना रहे। इन विनियमों में मुस्लिम संप्रदाय के लिए पृथक निर्वाचक मंडल तथा पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था भी कर दी गई। इस प्रकार पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के घातक सिद्धांत का सूत्रपात हुआ। इस एक्ट के द्वारा लागू किए गए सुधार जिम्मेदार सरकार की मांग को ना पूरा करते और ना ही पूरा कर सकते थे, क्योंकि उनके अधीन स्थापित परिषदों में जिम्मेदारियों का अभाव था, जो जन निर्वाचित सरकार की ही विशेषता होती है। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया श्री मॉन्टेग्यू ने हाउस ऑफ कॉमन्स में एक ऐतिहासिक वक्तव्य दिया। अंग्रेजी राज के दौरान भारत के उतार चढ़ाव वाले इतिहास में पहली बार इस वक्तव्य के द्वारा भारत में जिम्मेदार सरकार की स्थापना का वादा किया गया। मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट 1918 भारतीय संवैधानिक सुधार संबंधी रिपोर्ट मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड या मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जानी जाती है। उसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया श्री मॉन्टेग्यू तथा भारत के वाइसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने संयुक्त रूप से तैयार किया था। वह जुलाई 1918 में प्रकाशित हुई थी। इस रिपोर्ट में स्वशासी डोमिनियन के दर्जे की मांग की उपेक्षा की गई थी। उल्टे उसमें अति अनिष्टकर ढंग से पृथक निर्वाचक मंडल संबंधी उन रियासतों को मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों का आधार बना दिया गया, जिस पर कांग्रेस और लीग के बीच 1916 में हुए लखनऊ समझौते के अधीन कांग्रेस सहमत हो गई थी। इस तरह की और भी वीडियो जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस तरह की और वीडियो आप पाने के लिए मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लोगों तक इस जो मैं संविधान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे हमारे देश का जो संविधान है उसको हम बहुत अच्छे से जान सकें। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।